अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप लोगों से ना एक रियल स्टोरी और इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाना चाहूँगी। होप आप लोगों को पसंद आए और रिलेटेबल लगे। तो एनी फर्दर डिले, लेट गेट स्टार्टेड। एक्चुअली ये स्टोरी है रियल बेस्ड और रियल स्टोरी ही है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी किसी का और किसी कैरेक्टर का नाम लेना नहीं चाहूँगी। एंड ये एक स्टोरी है एक गर्ल की, जो कि ये बहुत से लोग इससे आई मीन डिसएग्री भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है ऑन देयर सिचुएशन एंड थिंकिंग एंड बिहेवियर एंड देयर आई मीन पर्सनालिटी। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअली। ओके, तो ये बात है, ये इटली वाला ही इंडिविजुअली। ओके, तो ये बात है इटली। दुनिया में अपने किए का बदला हमें कैसे मिलता है। सीरियसली मुझे बिलीव हो गया है, मुझे बिलीव तो था ही, और अभी मतलब रिसेंटली मैंने देख लिया एक और रिजल्ट कि दुनिया हमें हमारे किए का हमें रिटर्न हमें कैसे मिलता है। अल्लाह हमें कैसे घुमा फिरा के हमें देता है कि तूने तेरे कर्म ये है, तुझे ये मिलने वाला है। आई मीन ऐसा कुछ मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था ये जो स्टोरी है इसके बेस के हिसाब से, लेकिन अब रियलाइज़ हो गया है और मैं बताना चाहूँगी आप लोगों से। तो ये एक गर्ल की स्टोरी है जो कि फर्स्ट टाइम माँ बनती है और उसका सी सेक्शन होता है। ओके गाइस, तो अब जो मदर होंगी सी सेक्शन वाली उनको पता ही होगा कि होता क्या है सी सेक्शन के बाद। आई मीन डिलीवरी नॉर्मल और सी सेक्शन में क्या डिफरेंस। जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उससे सी सेक्शन बहुत ही डिफरेंट होता है। तो आई मीन बहुत पेनफुल और बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़दा होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। हम गर्ल्स को, हम वुमेन्स को डिलीवर करने के बाद बहुत रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है एंड बहुत केयर की ज़रूरत पड़ती है। इवन बेबी को भी, क्योंकि बेबी को मदर इतना केयर नहीं कर सकती है आफ्टर सी सेक्शन। तो बहुत केयर, अटेंशन एंड रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसकी डिलीवरी होती है। देन आफ्टर ऑन हर फेस, उसके फेस पर उसके इन लॉज तो बहुत अच्छे होते हैं। ओ वाओ, बेबी हुआ है, बेबी हुआ है, ये ऐसा है वैसा है, हमारे भाई का बेटा है। आई मीन मैं इस स्टोरी में दो कैरेक्टर का नाम लेना चाहूँगी, जो कि हस्बैंड की सिस्टर्स होती हैं। उनको मैं आई मीन उनका नाम लेना चाहूँगी, नाम नहीं लेना चाहूँगी कैरेक्टर में, बस उनको इंडिकेट करना चाहूँगी बिकॉज़ ये स्टोरी जो होने वाली है वो पूरी अभी चलेगा किसके ऊपर जाने वाली है। ठीक है, तो हस्बैंड होता है उनके के हॉस्पिटल में, सब ठीक है। फिर लड़की आ जाती है अपनी मम्मी के इधर, तो उसको जितने दिन रहना होता है 40 डेज़ का कुछ पीरियड होता है, वो उतने दिन रहती है। देन आफ्टर उसका हस्बैंड, फर्स्ट बेबी होता है तो उसका हस्बैंड बहुत हैप्पी होता है और बोलता है चलो क्यों ना हम अपने घर चलें। तो मैं मतलब वो लड़की बोलती है कि नहीं, अभी मुझसे नहीं हो सकता है, मेरा सी सेक्शन है। तो अब हस्बैंड लोगों को शायद इतना नॉलेज नहीं होता है, होना चाहिए, उनके पेरेंट्स उनको बताना चाहिए, या उनके घर में लेडी है कोई, बिग सिस्टर है या कोई और है, तो उनको बताना चाहिए कि सी सेक्शन एक्चुअली में होता क्या है। तो या फिर तो वो इतने एजुकेटेड होना चाहिए कि उनको इतनी नॉलेज होना चाहिए कि सी सेक्शन डिलीवरी होती क्या है और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके लिए उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को आफ्टर डिलीवरी। तो एनी हाउ उसके हस्बैंड को तो पता नहीं होता है, या फिर पता हो के भी वो अनजान बनने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको इन लॉज को खुश करना होता है, उसकी फैमिली को खुश करना होता है, अपनी बेबी को उनके घर पे लेकर जाए। ओके गाइस, तो वो इंसिस्ट करके अपनी वाइफ को कि चलो, नहीं मेरे घर चलो, अपने घर चलो और हम वहीं रहेंगे, और बेबी की केयर करने वाले बहुत हैं। आई मीन मेरी सिस्टर्स हैं, मेरी भाभी है, मतलब उनके ब्रदर की वाइफ मेरी भाभी है, मेरी सिस्टर है, वो बेबी का भी केयर कर लेंगी और तुम्हारा भी केयर, मतलब वो गर्ल को बोलता है तुम्हारा भी केयर कर लेंगे। तो गाइज ऐसा होता है मुझे हंसी इसके लिए आ रही है क्योंकि ये स्टोरी ना मैंने देखा हुआ है सामने, जिसके ऊपर बीती है।
तो और उसका जो घूम कर अल्लाह ताला ने जो उसको दिया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो हस्बैंड उसके पेरेंट्स से इंसिस्ट करता है, उसकी वाइफ से इंसिस्ट करता है कि नहीं चलो, और जो उसकी वाइफ के नेबर्स हैं वो लोग मना करते हैं, नहीं अभी सी सेक्शन हुआ है, 40 डेज ही हुए हैं, उसको नहीं होगा कुछ करने के लिए। लेकिन उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, नहीं नहीं हम लोग अपने घर चलेंगे, अपना फर्स्ट बेबी हम लोग वहीं रहेंगे एंड ऑल दैट। तो उसकी वाइफ वो डिसएग्री रहती है, बट उसके हस्बैंड का फेस देख के वो चले जाती है, बोलती है चलो ठीक है, जब वो बोल रहे हैं कि इतने सारे लोग है करने के लिए, तो होपफुली वो लोग उम्मीद पर खरे उतरेंगे। लेकिन होता क्या है, मेन कैरेक्टर है जो भाभी, हस्बैंड की भाभी और हस्बैंड की बहन। बहन मतलब वो भी उनके रिलेटिव में ही है, तो वो उनके घर में है, तो उनको वो कैरेक्टर को बहन ही बोलेंगे। ओके। लेकिन मेन कैरेक्टर जो है वो वही है जो उन हस्बैंड वाइफ की लाइफ में जहर घोलने का काम करते हैं। ये कंसिडर करती हूँ उस हस्बैंड की बहन का नाम पॉइजनस पपेट। तो वो जो पॉइजनस पपेट है मुझे हंसी आ रही है। तो एक्चुअली जो पॉइजनस पपेट है वो अ, एक पॉइजनस पपेट है जो हस्बैंड के घर में है, और एक जो पॉइजनस पपेट है वो अपने घर में है, मतलब वो उसकी शादी हो चुकी है। ओके। और हस्बैंड की भाभी है, तो दो लोग रहते हैं, अ, और सास है वो लड़की की। तो हस्बैंड लेकर आ जाते हैं अपने घर पर, तो हस्बैंड के सामने सब लोग बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं वो लड़की का, और बहुत खुश होते हैं, अरे वाह हमारा बेबी आया, हमारा बेबी आया। तो लड़की भी खुश होती है, उसको ऐसा लगता है कि अरे हाँ यहाँ पर तो सही में केयर करने के लिए बैठे हैं ये लोग। बट एक्चुअली में ये ऐसा नहीं है गाइस। ये जो दिख रहा है ना, ये जो सारा माहौल दिख रहा है, सब लोग हैप्पी है, फेस बहुत सबका खुश है, और चाय बन रही है या फिर वेलकम हो रहा है वाइफ का, हस्बैंड की वाइफ का, और बेबी का वेलकम हो रहा है, सब गोद में ले रहे हैं। ये जस्ट अ मोमेंट है, थोड़ी देर के लिए ये रिलैक्स करो और रुको रुको। उसके बाद क्या होता है, अ, उसके बाद फिर हस्बैंड हस्बैंड को कुछ खबर नहीं है कि क्या होता है मेरे पीठ पीछे, या फिर उनको पता ही होगा, बिकॉज अपनी फैमिली के मेंबरों का नेचर तो हर किसी को पता ही होता है गाइज। हम ये ब्लेम नहीं कर सकते कि हस्बैंड अनजान है या फिर उनके सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है। हम ये ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हमको खुद को पता है कि हमारे घर वालों का नेचर कैसा है। हम बचपन से उनके साथ रह रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं मेरे पीठ पीछे क्या होता है या मेरे आगे क्या होता है मुझे पता नहीं। तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारे घर वालों का नेचर कैसा है। ओके। तो यहाँ पे स्टोरी हो गई फर्स्ट डे की। अब फर्स्ट डे तो हो गया, हस्बैंड आए, उसके गर्ल के हस्बैंड आए, उसको छोड़े और फिर वो चले गए काम के लिए इवनिंग के टाइम पे। और फिर होता ये है, वो जो गर्ल आती है उसको जो डिलीवरी हुई होती है सी सेक्शन, उसको एक रूम दे दिया जाता है, और वहाँ पे उसकी सारी रिक्वायरमेंट की कोई चीज़ें नहीं होती जो कि उसकी मदर के घर में थी। देन आफ्टर जो एक पॉइजनस पपेट थी, और एक अनदर जो हस्बैंड की जो भाभी है, वो लोगों की बहुत जमती है। व्हेन जब कुछ प्लान करना होता है, जब हस्बैंड की उसकी मतलब बारे में जिसकी डिलीवरी हुई है, वो लोग दोनों की जब जमेगी, जब उसके बारे में कुछ नेगेटिव प्लान करना होता है, अदरवाइज नहीं जमेगी। ऐसा कुछ ट्रीटमेंट, जो स्टोरी का सेकंड पार्ट ये आता है कि जैसा उसे दिखाया गया था, उसके हस्बैंड ने उसको जो माहौल दिखाया था, एंड जो भी एटमॉस्फेयर था, जो भी इमेजिनेशन था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हस्बैंड के जाने के बाद वो लड़की पड़ी हुई है एक कोने में, सेक्सी सेक्शन के बाद ना उसको खाना पूछा जा रहा है, ना उसको पानी पूछा जा रहा है, ना उसकी बेबी को कोई टच कर रहा है, इवन बेबी रो भी रहा है तो। और गर्ल के 40 डेज हुए सी सेक्शन के, वो इवन स्ट्रेट सीधे होके बैठ भी नहीं सकती है, बैठना तो छोड़, बेबी को वो ले भी नहीं सकती है, बेबी को अच्छे से उसको फीड भी नहीं कराने होगा, एंड उसको पैम्पर करने भी नहीं होगा, उसकी चेंजिंग, बेबी को चेंज करने भी नहीं हो रहा है। आई मीन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है सी सेक्शन में। तो होता ये है कि वन डे गुजर गया, सेम उन लोगों का बिहेवियर वैसे ही, ये सब कुछ। और इवन उसकी वाइफ, हस्बैंड की वाइफ आवाज़ दे रही है कि उन लोगों का नाम लेके, जो भी नाम था उनका, आवाज़ दे रही है, लेकिन कोई नहीं वहाँ पर आने को रेडी है।
और ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि उनको सुनाई नहीं दे रहा है। एंड वो टाइम पे इतना बिजी लाइफ दिखा रहे हैं वो लोग कि हम लोगों को इतना काम है, हम लोग ये काम कर रहे हैं, हम लोग वो काम कर रहे हैं। आई मीन वी डोंट हैव एनी टाइम टू सिट एंड टेक बेबी। तो फर्स्ट डे गया, सेकेंड डे सेम ऑल्सो। अब सेकेंड डे जो डिलीवर मदर होती है उसको सुबह सुबह मॉर्निंग में ही ब्रेकफास्ट मिल जाना चाहिए, हेल्दी फूड मिल जाना चाहिए, ड्राई फूड जो कुछ भी होता है उसका। जो डिलीवर मदर होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है नॉर्मल लोगों से, तो उसको सुबह सुबह ही सब कुछ मिल जाना चाहिए, नाश्ता वगैरह, जब वो सो के उठे। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ गाइस उसके साथ पूरा डिफरेंट होता है। एंड वो जो अपनी माँ के घर में रानी की तरह बन के रहती थी डिलीवरी के बाद, उसके हाथों हाथ सब कुछ होता था, नाश्ता मिलता था, खाना मिलता था, बेबी को देखा जाता था, उसकी मालिश हुआ करती थी। आई मीन उसको इतना अच्छे से पैम्पर किया जाता था जैसे करना चाहिए। तो ऐसा उसकी मम्मी के इधर होता है, लेकिन इन लॉज के घर में आने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ना उसे नाश्ता मिलता है, ना उसकी बेबी को कोई देखता है, ना चेंजिंग होती है, ना उसके रूम में कोई आता है गाइज। इवन उसके रूम में कोई पूछने तक भी नहीं आता है कि कुछ चाहिए क्या, कुछ ज़रूरत है, हम बेबी को देख ले, आप फ्रेश हो जाओ या आप कुछ खा लो, हमको बनाने नहीं आता तो आप खुद से बना के खा लो। मतलब इतने बेशर्म हो जाओ, इतना बोल दो कि खुद से बना कर खा लो। लेकिन गाइस कोई पूछने तक भी नहीं आ रहा है। अब 12 बज चुके हैं, अब मॉर्निंग के 12, आफ्टरनून हो गई, मॉर्निंग तो छोड़ो आफ्टरनून हो गई है और 12 बज चुके हैं। तो जो गर्ल होती है उसकी सास आवाज़ देती है, अरे उसको कुछ खाने को दे दो। उसको मतलब जो डिलीवर करके आई है, वाइफ वाइफ वुमेन, उसको कुछ खाने को दे दो, 12 बज रहे हैं और भूखी होगी वो। मतलब वो गर्ल में इतनी हिम्मत नहीं थी गाइस कि वो खुद से उठ के बना ले। इवन इतनी कोई बड़ी बात नहीं है खाना बना के खुद से, खुद के लिए एटलीस्ट बना के खा लेना, लेकिन वो गर्ल में इतनी हिम्मत नहीं थी। लेकिन वो गर्ल याद रखती है वो चीज़ें जो उसके साथ हो रही हैं। ओके, सब्र करती है वो, उनके घर पे तमाशा नहीं होता है, वरना वो ऑब्जेक्शन ले सकती थी। ओके, फिर वो होता है, उसको खाना नहीं दिया जाता है। 12 बज के गए, अब वो उठती है गर्ल, खुद से अपना फ्रेश होती है और वॉशरूम में जाके उसकी ना कोई मालिश हो रही है, ना बेबी की कोई मालिश हो रही है। उसको कोई देख भी नहीं रहा है। इवन मेरे उसके हस्बैंड के, गर्ल की हस्बैंड के की भाभी के भी बच्चे हैं, उसको पता होना चाहिए कि कैसे केयर करते हैं, बट हु केयर्स, यहाँ पे किसी को कुछ फिक्र पड़ी नहीं है। तो वो गर्ल उठती है, मदर सी सेक्शन हुआ जिसका, वो उठती है, अपना वॉशरूम में जाके फ्रेश होती है, अपने कपड़े धोती है, अपनी बेबी के जो रात भर के निकले हुए चेंजिंग वो धोती है, एंड बेबी के कपड़े धोती है, एंड प्लस गाइज लिसन वेरी केयरफुल्ली, खुद शावर लेती है एंड अपनी बेबी को भी शावर कराती है, जो कि उसके लिए इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल मुश्किल है। आप सिर्फ सोच सकते हो कि सी सेक्शन मदर का इतना सब कुछ करना 40 डेज के अंदर उसके लिए कितना मुश्किल हो सकता है। तो वो अपनी बेबी को भी शावर देती है, जैसे उससे हो बनता है वैसे, और वो उसे बहुत तकलीफ भी होती है अंदर ही अंदर, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरे लिए मतलब सज़ा बन गया है इधर पे आकर। ओके, लेकिन ये सब कब हो रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ उसके हस्बैंड के। अब वो सब कुछ हो जाता है, वाइफ खुद अपना सब कुछ कर लेती है, आके बैठ जाती है, और वो आवाज़ भी दे रही है, जब वो शावर ले रही है अपनी बेबी का, दे रही है अपनी बेबी को शावर, तो आवाज़ दे रही है कि मुझसे नहीं हो रहा है, इधर आ जाओ हेल्प के लिए, लेकिन कोई बंदा सुनने को रेडी नहीं है, जबकि घर में सब कोई है और सब लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि उनको सुनाई नहीं दे रहा है। तो अ, वो हो गया, वो डे गया, मतलब वो टाइम गया। फिर उसके बाद खाना वगैरह होता है, उसके बाद हस्बैंड की एंट्री हो जाती है। जब हस्बैंड की एंट्री होती है तो अगेन हस्बैंड के, उसके हस्बैंड के सामने सब लोग बहुत अच्छे से, आई मीन बेबी को गोद में भी ले रहे हैं और मुझे दिल को चाय भी ला कर दे रहे हैं। आई मीन पूछ भी रहे हैं कि क्या खाएगी, हम लोग बना दें, ऐसा कुछ उससे बात भी कर रहे हैं। तो वो गर्ल को समझ में आ गया था कि ये जस्ट वन फेस शो है, फेस के सामने शो ऑफ करने वाला यहाँ पे कैरेक्टर चल रहा है। तो ऐसे ही 3 दिन होता है गाइस। 3 दिन में वो जो वुमेन होती है, डिलीवर्ड वुमेन, उसकी बैंड बज चुकी होती है। आई मीन उसमें इतनी ज़्यादा वीकनेस आ जाती है कि ना, वो जो पहले फ़ील करती थी विदिन 40 डेज़ के अंदर आफ्टर डिलीवर, वो इससे डिफरेंट ही फ़ील करने लगती है और बहुत ज़्यादा उसे तकलीफ़ होने लगती है। इवन बेबी की भी हालत ख़राब होने लगती है, क्योंकि ना बेबी की मालिश हो रही है, ना बेबी को अच्छे से फीडिंग मिल रही है, ना बेबी की केयर हो रही है।
क्योंकि डिलीवरी के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मेंशन करनी होती हैं, जो हमें करनी होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो गर्ल वो स्मार्ट होती है और वो ये सब जो चीज़ें होती हैं उनके घर में वो उनके गो थ्रू नहीं करना चाहती है, उनके उनके फ्लो में नहीं चलना चाहती। क्यों? क्योंकि वो लोग अपना फ़ायदा देख रहे हैं। जो पॉइज़नस पपेट है और जो पॉइज़नस पपेट मैं इसके लिए नाम देना चाहूँगी क्योंकि वो अपने थ्रू नहीं चल रहा है। उसको दूसरा जो पपेट है जो मैरिड करके जा चुका है यहाँ से, उसके हस्बैंड के घर से, उसकी मदर के घर से, वो पपेट उसको फ़ॉलो करा रहा है कि ये चीज़ें फ़ॉलो करते जाओ। तो वो जो पॉइज़नस पपेट है वो वही वही चीज़ें करता है अपने मदर के घर में और उसके ब्रदर के वाइफ लोगों के साथ वो वैसी ही चीज़ें करता है। तो जो मेन पॉइज़नस पपेट है वो शादी करके जा चुका है, तो उसकी यहाँ पर इतनी ज़्यादा चलती नहीं है, तो वो ये वाले पपेट को यूज़ करता है एज़ अ हथियार। तो वो डिसीज़न लेती है कि दैट इज़ इन वो अपने हस्बैंड से फर्स्ट ऑफ ऑल डिसीज़न लेने से पहले अपने हस्बैंड से बताती है कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है, हो रहा है, कोई केयर नहीं करता है, कोई देखता नहीं है और मुझसे नहीं होगा। तो उसके हस्बैंड बोलते थोड़ा रुक जा, अभी हम लोग मावशी लगाएँगे, मेड लगाएँगे, वो कर लेगी, ये कर लेगी एंड हम लोग अपना अलग से घर लेके रहेंगे और वहाँ पर सब कुछ सही होगा। मैंने बोला ठीक है अलग से घर लेके रहेंगे लेकिन मैं अभी एबल नहीं हूँ अलग से रहने के लिए, अपनी बेबी को खुद से केयर करने के लिए। मावशी अगर आएगी भी तो कितना करेगी? आई मीन वो घर के जो काम है हाउस होल्ड है वो कर लेगी लेकिन मेरे साथ तो दिन भर नहीं रहेगी ना। लेकिन मुझसे नहीं होगा। हस्बैंड उस चीज़ के लिए एग्री नहीं थे, बोले नहीं अब हम लोग अलग से घर लेके रहेंगे और सब सही हो जाएगा। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं रह सकती, मैं अभी कुछ भी काम करने के लायक। आई मीन वो लड़की बोलती है अपने हस्बैंड से, अगेन वो इंसिस्ट करती है। अब ये सेकंड टाइम इंसिस्ट हो रहा है। फर्स्ट टाइम जो हुआ था वो अपनी मदर के घर से इन-लॉज़ के घर आना था। अब सेकंड टाइम है कि इन-लॉज़ के घर से मदर के घर पे जाना है उसको, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है 3 दिन के विदिन 3 डेज़ वाइफ़ और बेबी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। तो अपने हस्बैंड से इंसिस्ट करती है कि मुझे यहाँ से ले चलो और मुझे मेरी मम्मी के यहाँ छोड़ो जब तक मेरी तबीयत सही नहीं हो जाती, मैं यहाँ नहीं आऊँगी और मेरी तबीयत सही हो जाएगी तो मैं खुद ऑटोमेटिकली आ जाऊँगी। कोई भी आई मीन वो वाइफ़ बोलती है अपने हस्बैंड से कि मैं खुद आ जाऊँगी। और गाइज़ ये कभी भी ध्यान में रख के चलो कि एक जो अंडरस्टैंड वुमन होती है, वो अपनी माँ के घर पे, अपने मायके में शादी के बाद अपना घर छोड़ के मतलब अपने हस्बैंड का घर छोड़ के अपनी माँ के घर में ज़्यादा खुश नहीं होती है। वो हमेशा पहले अपना घर बनाती है मतलब अपना आफ्टर मैरिज वो अपना घर बनाने की कोशिश करती है। वो अपने माँ के घर में आके अपना घर तोड़ना नहीं चाहती, कोई भी वुमन। तो ऐसा नहीं सोची कि मैं अपना घर भाड़ में जाने दूँ, मेरे हस्बैंड का घर भाड़ में जाने दूँ, मैं अपनी माँ के घर में आके बैठ जाऊँ, यहाँ पर मेरी यही ज़िंदगी गुज़रने वाली है, ऐसा कोई नहीं सोचता है। सब पहले अपना घर देखते हैं, उसके बाद टाइम टू टाइम मिला तो अपनी माँ के घर भी आ जाते हैं, मायके भी आ जाते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है, वो हमारा बेस है, वो हर लड़की का बेस है और वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हर किसी को सलामत रखे। तो गाइज़ ऐसा होता है कि वो अपने हस्बैंड से बहुत इंसिस्ट करती है कि मुझे यहाँ जैसा आप बता रहे हो स्टोरी कि सब लोग पैम्पर करेंगे, देखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई नहीं देखता है और सब लोगों को अपनी-अपनी पड़ी है, कोई यहाँ पर मेरी केयर नहीं करता है, ना बेबी की केयर। आप खुद देख लो हमारी हालत क्या है। लेकिन हस्बैंड देखकर भी अनदेखा करना था उनको, क्यों? क्योंकि उनको अपने इन-लॉज़ के सामने अच्छा बनना था कि नहीं मेरी वाइफ़ को मैं लेकर आया हूँ, तुम लोग जैसे भी रखो वो यहीं रहेगी। लेकिन वाइफ़ नहीं सुनने वाली थी, वाइफ़ का अब सेकंड चांस था इंसिस्ट करके, हस्बैंड एग्री नहीं थे कि तुम अपने घर जाएगी। लेकिन वाइफ़ ने डिसीज़न ले लिया कि नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना है और वो वाइफ़ अपनी मदर को भी नहीं बताती है कि मेरे साथ यहाँ ऐसे-ऐसे हो रहा है। क्योंकि गाइज़ कोई भी लड़की अपने माँ-बाप को टेंशन देना पसंद नहीं करती है, क्योंकि वो जहाँ तक सोचती है अपने जो प्रॉब्लम है खुद ही सॉल्व कर ले और करना भी चाहिए अगर हो सके तो। और ज़्यादा हो जाए ऐसा भी नहीं कि सब कुछ ही अपने ऊपर ले लो, अपने फैमिली को बताओ। लेकिन अगर छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स है तो खुद ही सॉल्व कर लो। तो ऐसा होता है वो लड़की जो होती है अपने फैमिली को भी नहीं बताती, अपनी मदर को भी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है यहाँ पर। लेकिन वो अपने हस्बैंड को हर चीज़ बताती है कि ऐसा-ऐसा हो रहा है, कोई सुनता नहीं है। सब अपने में लगे पड़े हैं, सब इग्नोर करते हैं, कुछ खाना नहीं मिल रहा है, कुछ टाइम टेबल पे कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि जो डिलीवर के बाद जैसा खाना मिलना चाहिए, पौष्टिक आहार वैसा कुछ भी नहीं है, वही नॉर्मली दाल-चावल है और उन लोगों के घर में वो जो अ
जहाँ वो गई थी वुमेन डिलीवर के बाद, वहाँ रोटी भी नहीं बनती है, बस चावल ही वाले, वहाँ पे सिर्फ चावल खाओ, दाल चावल भाजी चावल एनी अदर। तो वो हस्बैंड उसके एग्री नहीं होते हैं, नाराज़ हो जाते हैं कि नहीं तू मतलब मेरे फैसले से खुश नहीं है, तू मेरे रिलेटिव्स को तू ऐसा बोल रही है, ऐसा बोल रही है, मतलब थोड़ा उनके फेवर में आ जाते हैं हस्बैंड की। नहीं मेरे रिलेटिव तो सामने ऐसे हैं। मैं बोली वो तो सामने की बात है ना, लेकिन मेरे साथ कैसे वो मुझे पता है। तो वो हस्बैंड को गुस्सा आता है कि नहीं तू मेरे रिलेटिव के बारे में मुझे भड़का रही है। वो लड़की ने बोला अपने हस्बैंड को, वो सिर्फ मुंह पे दिखाने के लिए, एक्चुअली में ऐसा नहीं है। और हस्बैंड को भी पता ही है कि मेरे घर वाले कैसे हैं, लेकिन वो अपनी वाइफ के सामने उनकी इज्जत नहीं गिराना चाह रहे हैं। वो उनकी इज्जत आई मीन जितना हो सके बढ़ा के रखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इज्जत करे मेरे घर वालों की। हालांकि उसको पता है कि उसके घर वालों की इज्जत कहाँ तक है, आई मीन यहाँ तक है, लेकिन वो चाह रहा है कि मैं उसकी वाइफ उनके घर वालों की इज्जत करे यहाँ तक, जो कि वो डिजर्व नहीं करते। गाइस किसी के बोलने से किसी के कराने से इज्जत नहीं होती है। इज्जत और जिल्लत सब अल्लाह के हाथ में है और हमें कमानी पड़ती है इज्जत। तो आप बोल के इज्जत नहीं करा सकते कि आप मेरी इज्जत करो, मैं इनकी इज्जत करता हूँ तो तुम भी करो। क्यों करो, क्यों करें? वो इज्जत लायक और इज्जत के लायक होंगे तो ऑटोमेटिकली इज्जत हो जाती है। तो गाइज ऐसा हुआ, फिर वो लड़की ने डिसीजन ले लिया फाइनली। 4th डे आया, 4th डे या 5th डे जो भी था, 5th डे आया। तो वो लड़की मॉर्निंग में उठी और अपने घर वालों को बोल दिया, अपने आई मीन अपनी जो सास थी उनको बोल दिया और अपने हस्बैंड को बोल दिया मैं जाने वाली हूँ यहाँ से, मुझे छोड़ दो मेरी मम्मी के इधर। और वो लड़की ने अपनी मम्मी को नहीं बताया कि वो रिटर्न आ रही है, बोला मुझे छोड़ दो मेरी मम्मी के घर पे। तो सास को थोड़ा गुस्सा आया, आई मीन बुरा लगा कि हमारी इंसल्ट हो जाएगी, चले गई यहाँ से, एंड लोग क्या कहेंगे कि बहू को लाए 2 दिन भी नहीं रखे और चले गई। तो जो उनकी जो पॉइजनस पपेट थी उसने सारी बात सब जगह स्प्रेड कर दी। और जो हस्बैंड की भाभी थी वो तो बिगेस्ट पॉइजनिस्ट है। तो उसने सब लोगों को इतनी की बात इतना फैला फैला के बताई, सब पूरी फैमिली में रिलेटिव में सब जगह, कि देखो ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, हम लोग इतना केयर करते हैं ऑल दैट, मतलब थोड़ा ऐसा उसने पकाई सब लोगों को। हस्बैंड को भी बहुत चढ़ाई, वो लड़की के हस्बैंड को, कि देखो भाईजान ऐसा है वैसा है, आई मीन पॉइजन फैलाना है तो वो तो उसका काम है। लेकिन वो लड़की ने किसी की भी केयर नहीं करी गाइज। यहाँ पे उसका डिसीजन बहुत सही था। वो लड़की ने किसी की भी केयर नहीं करी, कौन क्या बोल रहा है, कौन किधर क्या बात फैला रही है, किधर क्या नहीं, उसने किसी की केयर नहीं की। उसने अपना बैग पैक किया और अपने बेबी को रेडी किया। और उसके हस्बैंड के सब लोग कान भर चुके थे जब तक के 1 आवर के अंदर उसके हस्बैंड के कान में सब कुछ खुसुर फुसुर जो भी पॉइजन भरना था सब लोग, वहाँ से भी, मैरिड वाली भी और ये पपेट वाली पपेट पॉइजन भी और बिगेस्ट पॉइजन भी, उस लोगों ने सब लोगों ने कान भर चुके थे और अलग अलग एक्सप्रेशन भी दे चुके थे, अलग अलग ट्यूनिंग भी निकाल चुके थे, मतलब हाथ जो जैसा हो सकता है वैसा वो लोगों ने ट्राई किया। फिर गाइस उसके हस्बैंड आते हैं कहीं बाहर से, और उसके हस्बैंड आके वो गर्ल से कुछ पूछते नहीं कुछ बोलते नहीं, डायरेक्टली उसका बैग उठाते और उसको बोलते चल तू अभी। गर्ल को क्या फर्क पड़ता, उसको तो यही चाहिए था उसको तो घर ही जाना था। तुम गुस्से में ले जाओ या खुशी खुशी ले जाओ, वो अपना फ़ायदा देख रही थी गाइज़। और ये सही है, वो अपना फ़ायदा इसके लिए देख रही थी क्योंकि आगे चल के उसको ही सर्वाइव करना है। वहाँ पे कोई भी पॉइज़न नहीं आने वाला है हेल्प करने के लिए, बस पॉइज़न ही फैला सकते हैं वो लोग, क्योंकि उनका काम ही वही है। तो क्योंकि वो जो मदर थी उसको ही आगे सर्वाइव करना है, उसको ही देखना है, उसकी बेबी को देखना है, उसके हस्बैंड को देखना है, उसकी फैमिली देखना है, उसको खुद को देखना है। अगर वो आज कमज़ोर पड़ गई, अगर वो आज झुक गई, अगर उसने आज अपनी बॉडी को तोड़ दिया, अपनी बॉडी को अपनी बॉडी की केयर नहीं करी, तो कल उसको उससे ज़्यादा तकलीफ हो सकती थी। तो उसकी वाइफ ने, हस्बैंड की वाइफ ने भी केयर नहीं किया, बिकॉज़ हस्बैंड को वहाँ पर समझना चाहिए था उसकी वाइफ को। हस्बैंड की बहुत बड़ी मिस्टेक है, हस्बैंड को वहाँ पे समझना चाहिए था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हस्बैंड ने फर्स्ट टाइम अपनी वाइफ की बात नहीं सुनी, उसको अपने इन-लॉज़ के घर लेकर आ गए। यहाँ तक कि जानते हुए भी कि उसके इन-लॉज़ कैसे हैं। और सेकंड टाइम उसके हस्बैंड ने उससे बात नहीं करी जाने के टाइम कि क्या हुआ, क्या बात हुई, सच्ची में तुझे जाना है क्या, चल मैं छोड़ दूँ, आप जब तक तू ठीक नहीं हो जाएगी मैं तुझे नहीं लाऊंगा, और फिर ठीक हो जाएगी तो हम लोग अपना अलग से घर लेके रहेंगे एंड ऑल दैट, मतलब म्यूचुअल बातें, ऐसा कुछ हुई नहीं है। वो तेवर में उसके हस्बैंड आए वो गल के और उसको लेकर बैग लेकर चले गए। और सब
मतलब जितने भी पॉइजन थे सब लोग खुश थे क्योंकि वो उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया। मतलब उसकी वो जो वाइफ थी वो बुरी हो गई और वो जो इन-लॉज़ है वो अच्छे हो गए। उनको ऐसा लगा कि हमने जो किया वो दिखना दिखा नहीं उनके मतलब वो जो वुमेन है उसके हस्बैंड को, और जो वुमेन है जो डिलीवर होके आई है वो बुरी हो गई और हम लोग अच्छे हो गए उनकी नज़र में। लेकिन गाइस बोलते हैं ना, देखने वाला है अल्लाह। तुम बस सब्र करो थोड़े टाइम के लिए, तुमको ज़रूर फल मिलेगा। ऑन द स्पॉट तुमको ज़रूरत नहीं है वहाँ पर आपको पिन आउट करने की, पोक करने की, आपको मिलेगा। वो लड़की चाहती तो वहाँ पर खुलासा कर सकती थी कि तुम लोगों ने ऐसा किया, इसके लिए मुझे जाना पड़ा। लेकिन उसने कुछ बोला नहीं, उसको पता था कि ये लोग सब एक हैं, सारे पॉइज़न एक हैं। उसका हस्बैंड भी उन लोगों के ही साथ है, उसके इन-लॉज़ उन लोग इन-लॉज़ के ही साथ है और सारे पॉइज़न भी एक साथ ही हैं। तो अगर वो बोलेगी तो उसका टाइम वेस्ट होगा, उसकी एनर्जी वेस्ट होगी और उसकी बॉडी उसके लायक उस टाइम उस कंडीशन में नहीं थी कि वो उनसे बहस कर सके। तो वो लड़की ने उनसे कुछ नहीं बोला और अपना बैग लिया अपने हस्बैंड के साथ आ गई। उसके हस्बैंड बड़े गुस्से में, बड़े ताव में, बड़ी तेज़ी में, बड़े जोश में उसको अपनी मम्मी के घर छोड़ कर गए थे। तो उसने बोला उसकी जो वाइफ़ थी वो बहुत कॉन्फिडेंट थी। उस टाइम ज़रा भी घबराई नहीं और ज़रा भी हिचकिचाई नहीं और ज़रा भी उसने सोचा नहीं कि उसके इन-लॉज़ क्या सोचेंगे, जो जस्ट कॉल शो ऑफ वाले इन-लॉज़। उसने ज़रा भी नहीं सोचा, यहाँ तक कि उसने ये भी नहीं सोचा कि उसके हस्बैंड को क्या फ़ील आएगा। क्योंकि वो सोची थी फर्स्ट टाइम जब अपने हस्बैंड के साथ गई थी अपने आप को सैक्रिफ़ाइस करके कि मैं ठीक है अपने हस्बैंड के बोलने पे चलती हूँ। तो वहाँ पर सब केयर करेंगे, देखेंगे, लेकिन हस्बैंड ने उनकी नहीं सुनी एक बार भी, सेकंड टाइम भी नहीं सुनी, तो उसने भी नहीं सोची अपने हस्बैंड के बारे में क्योंकि उस व लड़की को पता था, उस वुमन को पता था कि ये सब जो कुछ हो रहा है ये एक प्लान के थ्रू हो रहा है गाइस। ये प्लान किसके लिए हो रहा है? उसकी वाइफ को गलत साबित करने के लिए, मतलब बुरी साबित करने के लिए। पूरी फैमिली में उसको बुरा बोल दो कि उसकी वाइफ बुरी है, उसकी वाइफ ज़िद्दी है, उसकी वाइफ मतलब ऐसा होता है ना कि इन-लॉज़ में हम अच्छे हैं, वो बुरी है। अपने आप को बहुत इज़्ज़त कमाना, किसी को नीचा गिरा के, किसी को झूठा बना के और हम खुद झूठे हैं और हम सच्चे बन जाएँ। और उस लड़की को ज़रा भी गिल्टी नहीं फ़ील हुआ कि ऐसा मैंने क्यों किया, ये डिसीज़न क्यों लिया। और इवन जब वो लड़की को अपने मम्मी के घर पे लाया उसके हस्बैंड ने, तो उस वक़्त उसके पेरेंट्स घर पर नहीं थे। वो लोग कहीं बाहर गए हुए थे और उसके हस्बैंड ने उनके पेरेंट्स को भी फ़ोन करके नहीं बोला कि मैं तुम्हारी बेटी लाके तुम्हारे घर पे छोड़ दिया हूँ। तो ठीक है, उसकी वाइफ़ उसकी मम्मी के घर पे चले जाती है। अब उसके हस्बैंड चले जाते हैं उसको छोड़ के। अब वो कुछ भी सोच सकती है। वो वाइफ़ है, इस तेवर में छोड़ कर गए हैं, पूरे इन-लॉज़ नाराज़ हो गए हैं, पूरे पॉइज़न मतलब खुश हो गए हैं और अ, उन मतलब वो तो अंदर ही अंदर खुश है लेकिन हस्बैंड को ऐसा दिखा रहे हैं कि हम लोग बहुत सैड है, बहुत नाराज़ है, आई थिंक ऐसा क्यों हो गया? बेबी हमारे पास रहना चाहिए था। वो हस्बैंड के सामने ऐसा शो करेंगे, लेकिन वो दिल में कितना खुश हैं उसको भगा के। वो जो उनके घर में आई थी वो डिलीवर मदर, उसको भगा के कितना खुश है वो उनको ही पता है। तो गाइज़ ऐसा हुआ उसके घर में उसको छोड़ दिए गर्ल को और वो गर्ल खुश है। उसकी मम्मी आती है, पेरेंट्स आते हैं, बाद में बात होती है, क्यों आए, कैसा है? उसके पेरेंट्स भी नहीं बोलते हैं कि फ़ोन करो अपने हस्बैंड को, ऐसे कैसे छोड़ कर गए, ये एंड ऑल दैट। उसके पेरेंट्स खुशी-खुशी एक्सेप्ट करते हैं, बोलते हैं तुम आए हो, तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, रहो जब तक अच्छा नहीं लगता है, यहीं रहो अपनी। और फिर वो लड़की की सारी ट्रीटमेंट जो कुछ भी उसका रूटीन था, वो चालू हो जाता है। उसकी मालिश होने लगती है, बेबी की मालिश होती है, उसका खाना-पीना मतलब एकदम स्टैंडर्डाइज़ हो जाता है सब कुछ। तो गाइज़ ये स्टोरी यहाँ तक थी, ओके। अब वो इसके बाद क्या होता है, लड़की तो आ गई अपने घर पे, इन-लॉज़ हो गए सब एक साइड। अब सारे पॉइज़न मिल गए एक साइड, बिग पॉइज़न, पपेट पॉइज़न एंड द मेन पॉइज़न वो जो अनदर हाउस में था, अब वो भी आ गया है इन-लॉज़ के हाउस में, मतलब हस्बैंड के इधर, सास के इधर। और हस्बैंड है, हस्बैंड का ब्रदर है, सब हैं। बस वो वुमन को छोड़ के, जिसको उसके मम्मी के इधर छोड़ के आ गए, उसको छोड़ के सब एक साथ आ गए। अब एक साथ आने के बाद वहाँ पे प्लानिंग होती है। उसकी हिम्मत कैसे हुई, मतलब चढ़ाने वाली, समझाने वाली नहीं कि नहीं यार हमारी गलती थी, हमने उसको कैद नहीं किया, उसको देखा नहीं, इसके लिए वो चली गई, वो अपने भले के लिए गई है, ऐसा नहीं। वहाँ पे इंसानियत वाली बातें नहीं होती, वहाँ पे शैतान वाली बातें होती हैं।
तो वहाँ पे ऐसी बातें होती है कि अच्छा उसकी इतनी हिम्मत हो गई, वो हम लोगों को बोली नहीं, चले गई। और जब वो लड़की को हस्बैंड उसका उसके इन-लॉज़ के घर से लेके जा रहा था ना, तो उस वक़्त उसका बड़ा भाई भी घर में ही था। तो वो बड़ा भाई बहुत बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है इस सिचुएशन में। ओके गाइज़, समझ के चलिए ये स्टोरी थोड़ी बड़ी होने वाली है। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और बहुत सीख मिलेगी और ना गर्ल को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप अपने डिसीज़न खुद लीजिए। आप अपने डिसीजन खुद लीजिए, किसी के मोहताज मत बनिए कि कोई मेरे बारे में सोचेगा तो ही मैं कुछ बोलूँगी, तो ही मैं कुछ करूँगी। नो गाइस, गर्ल को अपने डिसीजन, राइट डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन खुद लेने चाहिए। इतना एजुकेटेड बनिए, इतना इंडिपेंडेंट बनिए, आप किसी के मोहताज मत रहिए। ये स्टोरी से आपको ये सीखने मिलेगा। और इन-लॉज़ों का क्या है, वो तो है ही है पॉइज़न। सम इन-लॉज़, हाँ, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे इन-लॉज़ देखे जो बहुत बेटर होते हैं। इतने बेटर होते हैं, इतने बेटर होते हैं कि उनको मतलब एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं हम उनकी कि देखो वो ऐसे हैं। लेकिन सम, हाँ, जैसे कि चावल में कंकड़ थोड़े बहुत, लेकिन मैं ऑलमोस्ट यहाँ तक देते आई हूँ वो लड़की की स्टोरी सुन के, रियल स्टोरी सुन के मैं तो बता सकती हूँ आपको कि ऐसे भी होते हैं इन-लॉज़। पॉइज़नस, दैट्स कॉल्ड पॉइज़नस इन-लॉज़, जो पॉइज़न फैलाने का काम करते हैं, अच्छाई नहीं। दिमाग होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो अप्लाई नहीं करेंगे खुद की इज़्ज़त बनाने के लिए। ये इज़्ज़त बनाना नहीं है, ये ध्यान में रख लो, ये इज़्ज़त बनाना नहीं है, इज़्ज़त गिराना है। क्योंकि तुम सब कुछ नहीं हो, तुम तो एक मामूली से इंसान हो। तुम्हारी असलियत सबके सामने, दुनिया के सामने आ ही जाएगी एक ना एक दिन। तो अब घर में इन-लॉज़ के घर में हस्बैंड को लिया जाता है कोपचे में, अंडर लिया जाता है उसके हस्बैंड को और कान में उसके पॉइज़न भरने की कोशिश की जाती है। हाँ, उसकी इतनी हिम्मत हो गई, वो ऐसे कैसे चली गई अपने घर से? चले नहीं गई, भाग गई गाइस। द नेम इज भाग गई। हस्बैंड को उसके सिखाया जाता है कि तेरी वाइफ भाग गई हमारे घर से, हम लोग ने क्या उसका केयर नहीं किए थे क्या, ये नहीं किए थे क्या, वो नहीं किए थे, आई मीन यू नो। तो और हस्बैंड की वाइफ ने देख ऐसा किया, अब हम लोग देख कैसा करेंगे, अब हम लोग देख उसको कैसा सिखाएंगे सबक। और वो जो लड़की गई है अपनी मदर के घर पे, उसको जरा भी फर्क नहीं पड़ा कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, बिकॉज शी इज वेरी इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट एंड ब्रेव एंड बोल्ड। वो बहुत ही ज्यादा बिंदास थी, वो लड़की है अभी भी, वो लड़की बहुत ज्यादा बिंदास है। उसने किसी की केयर नहीं करी। पॉइजन कौन सा पॉइजन क्या बोलेगा, कौन सा पॉइजन क्या नहीं बोलेगा। वो अपनी मम्मी के घर में मस्त है, खुश है, बेबी खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह सब है। क्योंकि उसको पता है कि कल जो कुछ भी होगा वो मुझे सर्वाइव करना है। मेरे पॉइजन नहीं आएंगे पीछे मेरी हेल्प करने के लिए। जब वो लोग इस सिचुएशन में हेल्प नहीं करे तो वो कभी भी हेल्प नहीं करेंगे। तो उसने अपने पॉइजनों का कभी भी नहीं सोचा। तो उसके हस्बैंड को भड़काया जाता है, फिर उसके बाद लड़की के बारे में बहुत सारी ऑर्गेनाइजें चलाई जाती हैं, बहुत सारी मुहिम चलाई जाती हैं, बहुत सारे प्लान्स बनाए जाते हैं उसकी इंसल्ट करने के लिए, उसको गिराने के लिए, उसकी रिस्पेक्ट, उसको डिसरिस्पेक्ट करने के लिए, उसका कैरेक्टर नापने के लिए और उसको कैरेक्टर मतलब कैरेक्टरलेस साबित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें अपनाई जाती हैं। जब वो लड़की अपनी माँ के घर में है और जो इन-लॉज़ जो पॉइज़न है वो लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। आई मीन पूरे एरिया में घूमते हैं, सबके घर पर जाते हैं कि इसने ऐसा किया, ये भाग गई हमारे घर से, हमारे घर पर आई थी। और लड़की को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसको सब सुनाई दे रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन वो कभी भी एक्शन भी नहीं ले रही है कि मैं जाकर बोलूँ या उनको फ़ोन करूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हो? नो, नेवर। वो लड़की को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उसको पता है कि ये लोग जो कर रहे हैं ये एक तुच्ची सी हरकत है ये। आई मीन क्या है ये? वो लड़की उनके घर की बहू है और वो अपनी बहू की कैरेक्टर नाप रहे हैं अपने एरिया में। और अपनी बहू मतलब उनकी जो बहू थी उसके मायके में, मायके के बाहर जाकर बैठना वट्टे पर, उसके हस्बैंड का बड़ा बड़ा भाई, और देखना इनके घर पे कौन आता जाता है, क्या होता है, वो लड़की कहाँ निकलती है, किससे मिलती है। और फिर उसकी लड़की के एरिया में नेबर से पूछना कि कैसी है, इसका कैरेक्टर कैसा है।
और यहाँ तक के ये लोगों ने नगर पालिका यहाँ तक उन्हें ये वो लोगों ने जो पॉइजन लोग थे वो लोग जो नगर सेवक होते हैं ना उनके घर पर उनके ऑफिस में भी गए ये बोलने के लिए कि हमारी जो बहू है वो हमारी सुनती नहीं है एंड ऐसा ऐसा हुआ वो हमारे घर से भाग कर आ गई गाइस भाग कर आ गई। और तो ठीक है वो नगर पालिका जो होती हैं वो लड़की के फादर को बुलाती हैं उनके ऑफिस में लड़की को नहीं बुलाती लड़की के फादर को बुलाती हैं। शायद वो लोगों ने मना किया होगा कि लड़की को नहीं बुलाओ वरना वो उनकी फाड़ के रख देगी। तो वो लोगों ने लड़की को नहीं बुलाया लड़की के फादर को बुलाया। अब लड़की के फादर के सामने नगर पालिका बोलती हैं ये लड़की के फादर आके लड़की को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। गाइज ये सब चीज़ों से ना कभी भी इफेक्ट नहीं करना। इतनी बात ना दिमाग में रखना। अगर आपके इन लॉज आपके साथ अच्छे हैं तो आप उनके साथ ना थाउजेंड क्या इन्फिनिटी टाइम अच्छे रहो बहुत अच्छे रहो क्योंकि वो आपके इन लॉज हैं आपका आने वाला टाइम है ये रिलेटिव्स हैं आपके बहुत अच्छे रहो। लेकिन गाइज अगर वो आपके साथ मिसबिहेव करते हैं आपको टॉर्चर करते हैं आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं आपकी मतलब आपको कुछ समझते नहीं है तो आप एक बार दो बार देखो देन आफ्टर टेक स्टैंड। स्टैंड लो अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। वुमेन गर्ल मैं बोलना चाहूँगी स्टैंड लेना सीखो। आप स्टैंड नहीं लोगे आपका कुछ आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा। आपको खुद को स्टैंड लेना ही पड़ेगा। आपके मदर फादर नहीं स्टैंड लेंगे क्यों वो लोग कब तक आपका स्टैंड लेंगे। इन लॉज के यहाँ जब आप आ जाते हो तो आप कहीं भी रहो आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है। तो ठीक है नगर पालिका जो होती है वो लड़की के फादर से बोलती है कि ये लोग क्या बोल रहे हैं कि आपकी बेटी सुनती नहीं है और आपकी बेटी भाग कर आ गई है आपकी बेटी भाग कर आ गई है और आपकी बेटी इनकी सुनती नहीं है ये इसकी बेटी के इन लॉज हैं। तो वो लड़की के फादर ने एक ही बात बोली नगर पालिका से वो भी वुमेन है बोले कि मैडम ये लोग जो कराना चाहते हैं उससे ये लोग जो अपनी मनमानी थोपना चाहते हैं उस पर वो इनकी नहीं सुनती है। वो खुद एक पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट है वो इनकी बात इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाती है उसको जो सही लगता है वो करती है। तो नगर पालिका ने भी कुछ नहीं बोला। आई मीन वो भी वुमेन है वो भी समझ सकती हैं उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। और यहाँ पे क्या हो गया उनकी गुगली हो गई। आई मीन उनका टाटा फिश हो गया जो गए थे पॉइजन पॉइजन फैलाने के लिए। अब वो पॉइजन जो नगर पालिका है वो उनकी तो कुछ नहीं है ना वो अनदर है तो वो इनके साइड की बोलेगी वो जो सही है वो बात बोलेंगे। तो वो लोग मुंह झुका के आ गए रिटर्न मतलब वो लड़की की इंसल्ट करने के लड़की को गिराने के लिए लड़की की इमेज डाउन करने के। लेकिन गाइस बोलते हैं ना जिल्लत और इज्जत बस अल्लाह के हाथ में। तुम उस पर यकीन रखो दुनिया वाले तो क्या है आपको गिराना ही चाहेंगे। इवन आपके इन लॉज हो हस्बैंड हो कोई भी हो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। हस्बैंड ही क्यों ना होने दो हस्बैंड आपको सपोर्ट करे ज़रूरी नहीं है। हस्बैंड आपसे फेथफुल रहे ज़रूरी नहीं है। हस्बैंड आपकी केयर करे ज़रूरी नहीं है गाइस। ये फ़र्ज़ है उनका कि वो जब हम आते हैं अपनी माँ का घर छोड़ के तो वो हमारी केयर करें। लेकिन वो बहुत से ऐसे होते हैं कम अकल जिनको तरबियत ही नहीं मिलती है ऐसी जिनको सिखाया ही नहीं जाता है उनके फैमिली में कि ऐसी ऐसे कदर करनी है। तो वो अगर नहीं करते हैं आपकी कदर तो डोंट वरी डोंट वरी आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको हिम्मत रखनी है और आपको ये समझ के चलना है कि वो आपके हस्बैंड है वो आपकी ज़िंदगी नहीं है। आपकी वो ज़िंदगी नहीं है कि उन्होंने कुछ बोल दिया या वो नाराज़ हो गए या वो खुश नहीं है तो आप मर जाओ उनको खुश करने के लिए। बिल्कुल नहीं। आप पहले खुद खुश हो फिर देखते हो तो आप अपने आप को सेक्रीफाइस मत करो किसी के लिए भी नहीं किसी के लिए भी नहीं। जब आपकी हस्बैंड नहीं कदर करता है तो आप भी स्टैंड लेना सीखो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंडिपेंडेंट बनो वुमेन गर्ल्स आप इंडिपेंडेंट बनो। जब भी आप इंडिपेंडेंट बनोगे ना तभी आप स्ट्रांग बनोगे। तो स्ट्रांग बनना बहुत ज़रूरी है। अब गाइस ये हो गई वो वुमेन की स्टोरी। बाद में सब सॉर्टे हो जाता है बाद में वो लड़की अपने घर पे भी चली गई
और बाद में घर पे जाने के बाद क्या हुआ वो भी स्टोरी मैं सुनाऊंगी आप लोगों को। लेकिन ये स्टोरी यहीं तक ही, अभी मैं इसके आगे का पार्ट भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। वो लड़की घर कैसे जाती है अपने, और क्या होता है उसके घर पे जाने के बाद, कितने पॉइजन फैलते हैं, और कौन कौन ऐसा बिलखता है, और किसको किसको अंगार लगती है, और क्या 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 नहीं होता है और क्या क्या होता है, मैं आप लोगों को आगे नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। और गाइस इसका जो टिट फॉर टैट है टिट फॉर टैट वाली स्टोरी वो भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गाइस, बहुत कुछ सीखने को। एंड मैं इन लोगों को मैसेज देना चाहूँगी, वुमेन की रिस्पेक्ट करना सीखो, वुमेन की रिस्पेक्ट करना सीखो। वो तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारी ज़िंदगी में आई, और शरीके हयात है, तुम्हारी ज़िंदगी की, ज़िंदगी में शरीक हो चुकी है वो तुम्हारी, तो उसकी कदर करो, ना कि अपने इन लॉज की, अपने जो रिलेटिव जो पॉइजन फैलाते हैं उनकी मत सुनो, अपनी वाइफ की पहले सुनो, क्योंकि वही तुम्हारा साथ देने वाली है, वो तुम्हारा साथ जन्नत तक देने वाली है। और ये जो रिलेटिव अगर तुमको भड़काते हैं ना, समझ जाओ ये रॉन्ग नंबर है। तो अपनी वाइफ की कदर करो, अपनी वाइफ की सुनो, अपनी वाइफ से जी तोड़ प्यार करो, क्योंकि अच्छी वाइफ मिलना एक हस्बैंड के लिए बहुत बड़ा तोहफा है, और बहुत खुशनसीब है वो जिसके पास एक अच्छी वाइफ है। रिश्तों की कदर करो, जब रिश्ते जुड़ते हैं तो उन्हें मजबूती से पकड़ो, पॉइजनों की वजह से छोड़ो मत, तोड़ो मत, क्योंकि तोड़ने के बाद पॉइजन तो खुश हो जाते हैं, लेकिन रिश्ता आपका टूट जाता है, बाद में रियलाइज करके कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं मिलना है। तो डिसीजन लो किसी को खुश करने के लिए, अपने फैमिली को खुश करने के लिए, दूसरों को तकलीफ मत दो, अपनी वाइफ को तकलीफ मत दो, क्योंकि आपकी वाइफ खुश रहेगी तो किसी की हिम्मत, अगर आप अपनी वाइफ के साथ खड़े हो तो किसी की हिम्मत नहीं है उसको कुछ बोलने की, उस पर उंगली उठाने की। लेकिन अगर आप ही पपेट बन गए हो, आप ही अगर आपने ही सरेंडर कर दिया अपने रिश्तेदारों में खुद को, तो उसकी, आपकी वाइफ की फिर कोई कदर नहीं है, उसको सब लोग टॉर्चर करेंगे, सब बातें बोलेंगे, और वो दूसरे घर से आपके घर पे आपका घर बनाने आई। तो गाइज ये सारी बातें जो होती है ना पॉइजन फैलाने वाली, ज़्यादा करके वुमेन्स ही करती हैं। मैं वुमेन होके ही बोल रही हूँ, गर्ल होके ही बोल रही हूँ। ये जो पॉइजन फैलाने वाली बातें होती है ना, ज़्यादा करके औरतें ही करती हैं, औरतें ही इन घर तोड़ती हैं। तो इन औरतों से यही बोलना चाहूँगी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तुमको इसका सिला मिलेगा। ये मत सोचो कि तुम बच जाओगे, अल्लाह देख रहा है सब, तुम किसी के साथ बुरा करोगे तुम्हारे साथ बुरा होगा। और गाइज इसका टिट फॉर टैट स्टोरी मैं आप लोगों को बाद में सुनाऊंगी, क्योंकि बहुत लॉन्ग हो गई ये स्टोरी। इसके 3 पार्ट बनेंगे फ्रेंड्स, और ये पार्ट हो गया कि सब हो गया, कैरेक्टर उसका नाप लिया गया लड़की का, और लड़की अपनी माँ के घर पे जाए। अब लड़की अपने इन लॉज के घर में या अपने हस्बैंड के घर में, जो उसके हस्बैंड उसको अलग से रखने वाले थे, वो अपने हस्बैंड के घर में अब कैसे जाएगी, और कौन लेके जाएगा, और क्या होता है जाने के बाद, वो हम देखेंगे ब्रेक के बाद। और बहुत मज़ेदार है, आप सुनिएगा ज़रूर और बी कनेक्टेड। और गाइज़ आप लोगों को अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा इसको, और बहुत सीखने का मिलेगा। और हिम्मत रखिए गर्ल्स, न्यूली मैरिड हैं जो, उनको मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी, हिम्मत रखिए, हिम्मत से हर चीज़ है, और गलत के लिए आवाज़ उठाइए, सहो मत, बिल्कुल नहीं सहना। आप एक सहोगे, आपको 10 सहना पड़ेगा कल, तो इससे अच्छा है आवाज़ उठाओ, गलत करो मत और गलत सहो मत। बस मैं यही बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स। और वो लड़की की आपको हिम्मत देनी चाहिए, उसने बहुत ब्रेव काम किया है। ये स्टोरी में जो वुमेन है वो, उसने किसी की केयर नहीं करी, इन लॉज की उसने एक बार करी, लेकिन सेकंड टाइम नहीं करी। सेकंड टाइम उसने खुद की सुनी और अपना फ्यूचर देखा। इन लॉज क्या है, ये लोग तो पॉइजन फैलाते ही रहेंगे, उनका काम ही है, और वो वहीं रहेंगे। आपको आगे बढ़ना है, ऊंचा जाना है, बहुत आगे निकलना है। तो फ्रेंड अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो, आप शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके बताना कि उस लड़की ने सही किया अपने लिए स्टैंड लेके, और उस लड़की का मतलब ये स्टोरी का आपको सेकंड थर्ड पार्ट सुनना है तो भी कमेंट करिएगा। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और मैं आप लोगों के साथ इसी तरह वीडियो शेयर करते रहूँगी। होप गाइज यू ऑल आर ओके, बाय, टेक केयर, एंड वुमेन बी एजुकेटेड,
बी इंडिपेंडेंट, बी स्ट्रांग एंड बी स्मार्ट। बी स्मार्ट। किसी के हाथ की कठपुतली मत बनो, अपने फैसले खुद लो। बाय।